नमस्कार। खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। रूस ने गृह युद्ध से बुरी तरह जूझ रहे सीरिया से अपनी फौजें वापस बुलाने का फैसला कर लिया है। रूस के इस फैसले से दुनिया भर के देश हैरत में हैं। रूसी फौजी सीरिया से लौटने भी लगे हैं। अब व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि जिस मकसद से रूस ने सीरिया में मौजूद था, रूस वो अब पूरा हो चुका है। अमेरिका का कहना है कि जब तक वाकई रूस ऐसा नहीं करेगा, वो करते हुए नहीं दिखेगा, तब तक वो विश्वास नहीं करेंगे। पुतिन के इस बयान के बाहर भी काफ़ी कुछ देखने की ज़रूरत है कि आखिर ये फैसला उन्होंने क्यों लिया और सीरिया साथ ही इस पूरे क्षेत्र के हालात पर इसका क्या असर पड़ेगा। सीरिया के हालात फिलहाल कैसे हैं, इसका भी जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे और आखिर ये जंग किस तरफ जा रही है, सीरिया को किस तरफ ले जा रही है और पूरे क्षेत्र को किस तरह से ये प्रभावित कर रही है, जानने की कोशिश करेंगे अपने मेहमानों के जरिए। मेरे साथ पूर्व राजदूत इशरत अजीज़ साहब मौजूद हैं। दूसरे खास मेहमान मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड उत्पल भट्टाचार्य मौजूद हैं, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं। प्रोफेसर ए.के. पाशा हैं, सेंटर फॉर वेस्ट एशियन स्टडीज़ JNU से, और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार हार्ड न्यूज़ के एडिटर संजय कपूर भी हमारे साथ मौजूद हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रोफेसर पाशा, मैं अगर आपके साथ शुरुआत करूं तो 50 जो हैं वो एयरक्राफ्ट डिप्लॉय किए गए थे। हज़ारों की तादाद में बताया जा रहा था कि फ़ौजियों की दरअसल तादाद नहीं बताई गई कि कितने हैं, लेकिन हज़ारों में हो सकते हैं। और इसके अलावा जो एडवाइज़र्स, जो ग्राउंड एडवाइज़र्स का नाम दिया गया था, वो भी काफ़ी लोग थे। बताया जा रहा है कि जब से व्लादिमीर पुतिन ने ये कहा है, अगले घंटे से ही लौटने लगे हैं उनके फ़ौजी और एयरक्राफ्ट। तो क्या अमेरिका को अविश्वास कर लेना चाहिए? जी हाँ, अगर वो ये सब विड्रॉल को देखते हुए उनको मानना चाहिए कि बल्क ज़्यादा से ज़्यादा जो एयरफोर्स वहाँ से हटाई गई है, ये सब्सटैंशियल कमिटमेंट है जो व्लादिमीर पुतिन ने किया है। लेकिन तारतूस जो बेस है, नेवल बेस है, वहाँ अभी भी हवाई जहाज़ हैं, फाइटर जेट्स हैं और नेवल शिप्स हैं और काफ़ी तादाद में तकरीबन 2000 सोवियत रशियन मिलिट्री फोर्सेस वहाँ तैनात हैं। और मेरे ख्याल से कुछ ही घंटों में वो वापस भी आ सकते हैं, जो 2 दिन से उनकी रवानगी हुई है। अगर हालात वापस बिगड़ सीधे आ गए सकते हैं। जी, कुछ घंटों में भी वापस आ सकते हैं। जिस तरीके से वो चंद घंटों में, 4 घंटों में मेरे ख्याल से ज़्यादा हवाई जहाज़ वहाँ लेकिन से क्या जिस निकल तरह गए। से कहा जा रहा है, एक्सपर्ट कह रहे हैं कि पूरी दुनिया हैरान हो गई, अचानक ये फैसला आया। ऐसा नहीं था कि कोई इसका बिल्डअप था कि अभी रूस ने कुछ कहा है, फिर वो करेगा, फिर सोचेंगे इस बारे में। अचानक फैसला आया, अचानक खबर आई कि रूस जो है वापस बुला रहा है अपने फौजियों को, एयरक्राफ्ट को। क्या नहीं, आप भी हैरान हुए? नहीं, मैं तो हैरान नहीं हुआ, इसलिए कि जब पुतिन साहब ने ये फ़ैसला लिया सीरिया को भेजने की फ़ौज, ये हवाई जहाज़ बमबारी का, तो उन्होंने साफ कहा था कि ये लिमिटेड ऑपरेशन है और हमारा मकसद ये है कि इंटरनेशनल टेररिज्म जो उभर के आ रहा है वहाँ, उसको खदेड़ना है। और सीरियन आर्मी फोर्सेस को हमको वहाँ सपोर्ट, ग्राउंड फोर्सेस को सपोर्ट करना है, जो कि उन्होंने कामयाबी हासिल की, क्योंकि 40 से ज़्यादा शहर अब सीरियन आर्मी की कंट्रोल में आ गए हैं और अलेप्पो शहर जो खो गए थे उनको भी वापस मिल गया है। और होमा जो हाईवे था, जो इस्लामी ग्रुप जबहत-उन-नुसरा और दूसरे अन्य गुट जो कब्ज़ा कर लिए थे, तो वो सीरियन आर्मी की कंट्रोल में हो गया। और लताकिया जो पूरा एयरबेस का एरिया है, उसको कम्प्लीटली ये टेररिस्ट से आज़ाद कर दिया गया है। एम्बेसडर अजीज़, ये बताइए कि क्या ये सही वक्त है रूस के लिए? ज़ाहिर है जिस तरह से बात हो रही है कि हमेशा के लिए तो रहना नहीं था। यहाँ तक बयान आ गए थे कि हम अमेरिका नहीं है कि कब्जा कर लेंगे। रूस ने ये भी कहा था कि सिर्फ फौरी मदद के लिए हम ऐसा करें। लेकिन क्या आप इसको सही समय मानते हैं रूसी फ़ौजों के विड्रॉल के लिए? और जी, मैं समझता हूँ कि सही वक्त से है और ये एक वेलकम डेवलपमेंट है और इसको ज़्यादातर लोगों ने वेलकम किया है। जर्मन फॉरेन मिनिस्टर मैं देख रहा था, उन्होंने वेलकम किया है। ईरान ने वेलकम किया है, जो UN मीडिएटर हैं उन्होंने वेलकम किया है। और मैं समझता हूँ कि इस किस्म का जो स्टेप है वो सही वक्त से हो रहा है। मैं समझता हूँ इस किस्म के स्टेप के लिए तो हमेशा सही वक्त होता है डी एस्केलेशन का। और मैं समझता हूँ कि इसकी वजह से, इस स्टेप की वजह से ये मुमकिन है कि जो पीस उस पर नेगोशिएशंस हैं जिनीवा में, उसको मदद मिलेगी। और ये एक अच्छा कोइंसिडेंस है कि ये अनाउंसमेंट विड्रॉल का उस वक्त हुआ जो जबकि जिनीवा में इस पे डिस्कशंस हो रहे हैं, होने वाले हैं।
अम्बेसडर अजीज़, क्या आपको जिस तरह से ये डेवलपमेंट हो रहा है कि आपको इसी तरह से लेना चाहेंगे या आप इसके पीछे भी पढ़ना चाहते हैं कि आखिर किस तरह की कैलकुलेशंस रही होंगी रूस का ऐसा करने के पीछे, और इस वक्त क्या सीरिया इस बात के लिए तैयार था? क्या बशर अल असद की प्रतिक्रिया वही होगी जो बाकी लोगों की है? देखिए, रशियंस का जो इन्वॉल्वमेंट था वो हमेशा से लिमिटेड, उसमें एक उसका रोल था। ये कोई अनलिमिटेड कमिटमेंट नहीं था और रशियंस का कोई इसमें ऐसा इंटरेस्ट नहीं है कि वहाँ जाके अपने को जमा लें। तो इसको देखते हुए उन्होंने सही बात की और अपने सोच समझ के की है, और मैं समझता हूँ उनके जो अपने इंटरेस्ट हैं उसके लिहाज से भी उन्होंने सही किया है, क्योंकि ओपन एंडेड इन्वॉल्वमेंट से उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि उनके इंटरेस्ट में है कि कोई अगर वहाँ पे पीसफुल सोल्यूशन सही तरीके का इमर्ज हो जाए तो वो बेहतर है। संजय कपूर, आप किस तरह से देखते हैं? क्या पहली प्रतिक्रिया है आपकी कि रूस का फैसला ये किस तरह का है? इसको सीरिया किस तरह से ले रहा है? क्या ये वाकई एक दूसरे के साथ सलाह मशवरा करके तब रूस और यानी कि पुतिन और बशर अल असद के बीच की बात है? देखिए, बहुत ही कहने मतलब आसानी से समझा जा सकता, परंतु ये तो हमको याद रखना चाहिए कि शुरुआत में जब 30 सितंबर को गए थे तब भी किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये वहाँ पे इंटरवीन करेंगे सीरिया में, और जिस अंदाज़ में रूसी सेना और रूसी खास के एयरफोर्स ने वहाँ पर बॉम्बिंग करी और जितने भी इस्लामिक स्टेट के इंस्टॉलेशंस थे और उनकी जो स्ट्रेंथ थी उनको डिमोलिश किया, वो अपने आप में उसने पूरी जो वॉर का जो बैलेंस था टिल्ट कर दिया था बशर अल असद के फेवर में। और उसके बाद काफ़ी हद तक, जैसे कि पाशा साहब ने बताया, करीब 400 टाउन वो है ना जो छोटे शहर हैं उन पे ना कब्ज़ा हुआ, 10,000 स्क्वायर किलोमीटर उन लोगों ने साफ़ कर दिया। अगर आप जो एक प्रेजेंटेशन करा है पुतिन के सामने शिगू जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं और लावरो जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, अगर आप पढ़िए तो उन्होंने काफ़ी कहने मतलब जो उनके मिलिट्री ऑब्जेक्टिव थे उनको हासिल किया है। और जो इतलाएँ आ रही हैं डिप्लोमेटिक सोर्सेज से, उससे यह है कि इस्लामिक स्टेट के जितने भी टेररिस्ट और मिलिटेंट जो भी ज़बान का इस्तेमाल करना चाहें वो वहाँ से छोड़ के काफ़ी तो लीबिया चले गए, अफ्रीका के और देशों में चले गए। तो अगर मिलिट्री की मद्देनज़र रखा जाए कि उसमें उसका क्या हुआ, तो काफ़ी हद तक कामयाबी रही। दूसरी बात यह है कि वो लोग एक सीज़ फायर अमेरिका की मदद से वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करा, 27 फरवरी से सीज़ फायर है जो काफ़ी हद तक होल्ड कर रहा है। करीब 40 जो टाउन्स हैं वहाँ पर 43 अलग अलग मिलिटेंट ग्रुप्स के साथ इन्होंने निगोशिएट करा, उसमें रूस का एक बहुत बड़ा हाथ था। तो अपनी ताकत की वजह से इन्होंने कई सारे जो फेंस सिटर्स थे उनको अपनी तरफ लेकर आए, तो ये सब कामयाबी हासिल करी। पर ये कि हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि वो इतनी जल्दी चले जाएंगे, तो मुझे इस बात पे कहने में आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि मैं पिछले हफ्ते जॉर्डन में था और वहाँ पे मैं ज़ातारी के रेफ्यूजी कैंप में भी गया। लोग बाग वहाँ पे अपने घर वापस, दारा के कई सारे लोग थे जो कि वापस जाना चाहते थे। किसी को वहाँ पे जॉर्डन की सरकार में भी लोगों को अंदाज़ा नहीं था, बाहर भी किसी को अंदाज़ा नहीं था कि इस तरीके की कोई घटना होने वाली है। और ये 6 महीने के भीतर ही ये काम हो गया। ये 6 महीने के भीतर उन्होंने पूरा अमेरिका को दिखा दिया, जिसने अमेरिका ने कहा था कि हम डिग्रेड कर देंगे, और डिग्रेड करने के बजाय इस्लामिक स्टेट का जो आप कहें कि जो एरिया ऑफ ऑपरेशन था वो काफ़ी बढ़ गया था उनका। तो बहुत दिलचस्प बात आप ये कह रहे हैं कि 5 साल से चूंकि ये पूरा फसाद चल रहा है वहाँ पे, 5 साल और 6 महीने अमेरिका की बेशतर जो है मौजूदगी रही इस पूरे दौरान, तो क्या वाकई ये वो जंग नहीं थी जो हमें बताई जा रही थी? ये शायद कुछ और था, क्योंकि अमेरिका की ताकत को बताया जा रहा था। हाँ, क्योंकि अमेरिका की ताकत को भी यहाँ देखना होगा हमें। नहीं तो बहुत बढ़ा चढ़ा के, मेरे ख्याल से अमेरिका काफ़ी गंभीर नहीं था कि इस्लामिक स्टेट के ऊपर ना बॉम्बिंग करी जाए या उनको हटाया जाए। कई सारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट थे, सऊदी अरेबिया का था, टर्की का था, ये सब था, और वो चाहते थे कि जो आपका जो यहाँ पर बशर अल असद की और जितनी भी सो कॉल्ड लिबरल सेकुलर रिजीम्स हैं उनको किसी तरीके से वहाँ से ख़त्म करके, और जो वहाँ पर सेक्टेरियन जो खासकर शिया सुन्नी के बीच में जो भेदभाव हो रहा है उस तरीके की राजनीति, उस तरीके की जो पूरी व्यवस्था वहाँ पे बनाई जाए। और इसमें कुछ हद तक इसराइल की भी प्रेजेंस थी, क्योंकि इसराइल का इस समय कोई दुश्मन खड़ा नहीं बाकी रह गया। इजिप्ट कमज़ोर हो गया, सीरिया कमज़ोर हो गया, तमाम और जितनी भी अरब ताकतें थी वो इतनी छोटी हो गई कि अब ना इसराइल को कोई ख़तरा नहीं है। तो वहाँ पे कई सारी चीज़ें चल रही थी, इसमें तेल का भी योगदान है, गैस का भी है ना, कई सारे पहलू हैं, इसके बारे में चर्चा हम लोग की एंडलेस हो सकती है। परंतु रूस ने जो इस समय किया है और जो चले गए हैं एकदम छोड़ के, उससे बशर अल असद को मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत तकलीफ होगी। इस पर मैं चर्चा करूंगी, और ये बहुत महत्वपूर्ण बातें कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं बशर अल असद पर जो है एक दबाव बनेगा कि पॉलिटिकल सेटलमेंट करें। एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहता था कि ये अपना फोर्सेस विड्रॉ करने के पहले पुतिन साहब ने ओबामा से भी बात करी थी, जो कि अपने आप में अनोखी है कि जिसके बारे में वो कि ये जो आसमान में दोनों लड़ रहे हैं रूस और अमेरिका, और कहाँ जमीन
पे बातें कर रहे हैं। बातें कर रहे थे और उन्होंने उनसे बात करी, उसके बाद अपनी फोर्सेस को विड्रॉ करा। जनरल भट्टाचार्य, आप इस पूरे मुद्दे को किस तरह से देखते हैं? अभी फ़िलहाल जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं जॉन कैरी, ये कह रहे हैं कि अब जल्द ही जो है वो मॉस्को शायद पहुंच गए होंगे। अब बात हो रही है कि मॉस्को जो है वो जाएंगे और जो पीस एफर्ट्स हो रही हैं, जो शांति पूरी जो प्रक्रिया चल रही है, उस पे बातचीत करेंगे। आप किस तरह से देखते हैं? क्या वाकई रूस और अमेरिका के बीच भी इस विड्रॉल के बाद मामला ठीक होता नज़र आ रहा है? देखिए, बहुत दिन से, सदियों से, आज नहीं, करीब 40-50 साल से ये असाद फैमिली, ये रशिया क्या मांगता है, ये जो प्रेजेंट रेजिम, इसका डोमिनेशन रहे उधर, इसका डोमिनेशन रहे। इसका पीछे आपने इजराइल के साथ 2-3 वार भी हुआ, तो ठीक टाइम में इंटरवेंशंस किया। टाइम में इंटरवेंशंस क्यों किया? वल्नरेबल एरिया होता है, जैसे पहले स्पीकर्स ने बताया, जो टर्की से बॉर्डर है, जो जॉर्डन से बॉर्डर है, वो उनका हाथ से तकरीबन निकल गया था। वो 30-40 जो शहर का बात कर रहा था, वो उनका हाथ से निकल गया था। आईएसआईएस का डोमिनेशन था उधर, मिलिटेंट्स ग्रुप का डोमिनेशन था। तो लेकिन हाथ से निकलने के पीछे बताया जा रहा है कि भाई अमेरिका की ताकत मौजूद थी, वरना रेबल्स जो हैं वो इतने मजबूत नहीं हो सकते थे। बड़ा नेगेटिव सपोर्ट कर रहे थे। अब क्या बदल गया? अभी रशियन साख है, देखिए 3 स्क्वाड्रन सिर्फ सुखोई 34 और हेलीकॉप्टर गन शिप्स लेकर आए हैं, और उसको 54 फ्लाइट्स जहाज लेकर 3000 सॉटीज लगाया, और उसका फायर फॉर इफेक्ट उन्होंने किया है उधर। फायर फॉर इफेक्ट सप्रेसिव फायर किया। उसका बाद करीब 3-4 हज़ार ही, ग्राउंड फोर्स से ज़्यादा नहीं लाया, 3-4 हज़ार ही लाया, और उसका रिजल्ट लाया ग्राउंड में। रिजल्ट लाने के बाद अभी एक चीज़ है, ये पिछले कुछ दिनों में कोई लंबा वॉर में अपना ट्रूप्स को नहीं खिला सकता है, जैसा अफगानिस्तान में 1980 से एम्ब्रॉयल्ड हो गया था, यूएस वियतनाम में एम्ब्रॉयल्ड हो गया था। ये लेसन लर्न ये है, आपके लिए आपका खुद का खून आपको खुद का बहाना पड़ेगा। तो हम लोग आकर हेल्प करेंगे फॉर स्मॉल ड्यूरेशन, उसके बाद चले जाएंगे। जैसे बता रहे हैं ना, अमेरिकन उसको मान नहीं रहे, जब तक पूरा विथड्रॉ नहीं करे। ये जब विथड्रॉ भी करेंगे उसको तो टैक्टिकल रिट्रीट, टैक्टिकल विथड्रॉ और जिस तरह से प्रोफेसर पाशा कह रहे हैं कि जब चाहेंगे वापस भी आ जाएंगे। हाँ, कुछ फोर्स उधर जरूर रहेंगे, तो बेस तो उधर रहेंगे, नेवल बेस बोलो, एयर बेस बोलो, वो तो रहेंगे। दैट इज अ पार्ट ऑफ द टाइप ऑफ ऑपरेशन, दिस इज द स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन। प्रोफेसर पाशा, ये बहुत जटिल लग रहा है फिलहाल देखने में कि अभी तक हम देख रहे थे इसको, अगर मोटे तौर पे देखें कि 2 अलग अलग ग्रुप हैं। बशर अल असद हैं, जिन्हें जो है रूस सपोर्ट कर रहा है, उधर जो विद्रोही हैं या आतंकवादी हैं, जो भी कहें, उन्हें अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। और ये जंग जो है परोक्ष रूप से अमेरिका और रूस के बीच में हो रही है। अचानक जो है हमें हैरानी होती है कि रूस जो है वो विड्रॉ करता है, वापसी लेता है, और अमेरिका और रूस बैठ के बातें कर रहे हैं आपस में। इस दौरान हम शांति प्रक्रिया की भी बातें कर रहे हैं। इस पूरे जो शतरंज की चालें हैं, इसे कैसे समझेंगे हम? देखिए, पहली बात तो जब रूस मुदाखलत किया यहाँ एयरफोर्स की वजह से, तब अमेरिका और रूस बात नहीं कर रहे थे। यूक्रेन की वजह से उनके ताल्लुकात बहुत शदीद तौर से गुज़र रहे थे। अब 5.5 महीने बाद रूस और अमेरिका दोनों मिलके बात कर रहे हैं, और अमेरिका ये मान के चल रहा है कि रूस का सपोर्ट जो है बहुत अहम है सीरिया में, और इस पॉइंट ऑफ व्यू पे खड़े हैं कि पॉलिटिकल सोल्यूशन ही फाइनल सोल्यूशन है, जो कि दोनों मानते हैं। तो यानी आप इस तरह से नहीं देख रहे हैं इसको कि बशर अल असद को मजबूत करने में रूस का हाथ है और अमेरिका को ये नापसंद होगा? नहीं, फिलहाल ऐसा नहीं लगता। नहीं, मेरा मानना यह है कि जो केमिकल हथियार बशर अल असद के पास थे, रूस ने दबाव डाल के उनको बाहर निकाला, और उन्होंने दूसरी बात, ये अहम बात ये कहा कि पॉलिटिकल नेगोशिएशन में हम ट्रांजिशनल गवर्नमेंट में ये नहीं इसरार कर रहे हैं कि असद ही रहना है। तो उन्होंने डील कर लिया है मेरे ख्याल से कि जो नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट जो फॉर्म करने वाले हैं, उसमें असद का और बाथ पार्टी का होना ज़रूरी नहीं है। तो उन्होंने इसरार ये भी किया है कि सुन्नी ग्रुप जो हैं, सऊदी अरेबिया, जो टर्की वगैरह जो सपोर्ट कर रहे हैं, उनको भी शामिल करना बहुत ज़रूरी है इस शांति की प्रक्रिया में। और दूसरी बात, अहम बात यह है कि ईरान को भी जो है रूस ने मना लिया है कि ये जो पीस प्रयास है उसको सपोर्ट करना है। मैं आपके व्यूअर्स को सिर्फ 3-4 आंकड़े देना चाहता हूं, और ये है कि ये 5.5 महीनों में रूस ने 9,000 फ्लाइट्स
किया है अपने सुखाए फाइटर बॉम्बर से, और 26,000 टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया है। 26,000 26,000 जी, और 2,600 कम्युनिकेशन और कमांड यूनिट्स को उन्होंने तबाह किया है, और 401 ट्रेनिंग कैंप्स को उन्होंने टारगेट किया है, और 1,090 आर्म्स डिपो और म्यूनिशन प्लांट्स को डिस्ट्रॉय किया है, और 2,100 फ्यूल डिपोज को उन्होंने डिस्ट्रॉय किया है, और 10,000 फोर्टिफिकेशन ऑफ ऑल टाइप्स उनको नीस्तो नाबूद किया है, और 290 ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट्स को उन्होंने डिस्ट्रॉय किया है, और 3,000 ऑयल टैंकर्स जो कि तुर्की के रास्ते हुए तेल लेके जा रहे थे, और 10,000 स्क्वायर किलोमीटर जो है उन्होंने लिबरेट किया है। ये जो है सिर्फ 5.5 महीनों में इतने सारी कार्रवाई, और ये जो आंकड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूस के दिफा मिनिस्टर दे रहे थे, और उसके बाद जो ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर से रिएक्शन पूछा गया, उन्होंने कहा कि हम ब्रॉडली एग्री करते हैं जो रूस ने बमबारी करके 5.5 महीनों में ये जो नुकसान पहुंचाया है ये आतंकवादियों का, ये सहमत है वो, लगभग यानी सही कि कहीं ना कहीं पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी इस बात को लेकर संतुष्ट नजर आ रही है जो रूस ने किया है। संजय कपूर जी, ये जो बताइए, कि वर्ल्ड कम्युनिटी एक्सपेक्ट करती थी अमेरिका और उनके कोalition पार्टनर को ये काम करने की, यही जो सवाल मैं रूस पूछना ने चाहती किया हूँ है। कि जो एक डोमिनेंस की पूरी लड़ाई है, ये पूरी दुनिया के आसमान पर सबसे बड़ा नेता कौन है? आपको लगता है कि रूस से वापस जाने के बाद जिस तरह का रूस के अंदर इनका जो सिपाही गए हैं और जो एयरक्राफ्ट गए हैं, उनका एक हीरोइक वेलकम हुआ है, वहाँ पर वो हीरो बताए जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि अंदरूनी राजनीति रूस की और इंटरनेशनल कम्युनिटी में जिस तरह से अभी पोजीशन कर लिया है रूस ने अपने को, क्या ये उससे बेहतर है जो सीरिया जाने से पहले था? मेरे ख्याल से अगर आप गौर करें तो पुतिन से एक ज़माने में इंटरनेशनल पारिया हो गए थे, कोई उनसे बात करने को तैयार नहीं था यूक्रेन के बाद, और कहने का मतलब कि उनको G20 में नहीं बुलाया, G20 या G7 में भी नहीं बुलाया गया था, और हर जगह पे उनको तिरस्कृत निगाह से देखा जा रहा था, खासकर वेस्टर्न पावर्स। सैंक्शंस भी इम्पोज करे गए थे, तरह तरह की चीज़ें उनके ऊपर लागू करी थी रूस के ऊपर, और रूस काफ़ी कष्ट के दौर से गुजर रहा था। कई सारे मुल्कों के साथ उन्होंने संबंध ख़त्म कर दिए थे, और उनको जो सप्लाई होती थी यूरोप से एसेंशियल चीज़ों की, वो सब भी बंद हो गई थी, उनको फिर टर्की और अब तमाम मुल्कों से लेना पड़ा। तो अगर आप उस पुतिन को सोचें, उस रूस को देखें और आज के रूस और पुतिन को देखें, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर हुआ। आज की तारीख में वो पुतिन साहब बात कर रहे हैं ओबामा से, ये डिसाइड कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या करें। पीस टॉक के जो जिनीवा में हो रही है वो पुतिन और ओबामा या लावरोव या आपके केरी के बीच में के कारण से हो रही है। वहाँ पे अगर शांति कुछ हद तक बहाल हुई है तो उन दोनों की इंटरवेंशन से हुई है। तो एक कम से कम एक्सेप्टेंस आ गई है दुनिया भर में पुतिन की हैसियत के बारे में। दूसरी बात है ना, ये भी साबित हो गई है कि अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, जो सामरिक उनके जो इंटरेस्ट हैं, उनकी देखभाल करने की क्षमता रूस को है। उसके पास हथियार हैं, उसके पास पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि वो इस्तेमाल कर सकता है। अगर आप ना इनका जो प्रेजेंटेशन पढ़ें जो शिगु और इन्होंने दिया है पुतिन का, उसमें ये बात साबित होती है कि उन्होंने एक छोटी सी टीम के माध्यम से सीरिया में 6 महीने में बदलाव लाए। कोई बड़ा उन लोगों ने ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा हिसाब किताब नहीं करा। उन्होंने कुछ हवाई जहाज़ बेचे, कुछ है ना उनके पास एरोस्पेशल सपोर्ट था, जिसके बारे में बार बार वो तरजीह देते हैं क्योंकि उनमें इंफॉर्मेशन आ रही थी। सैटेलाइट का इस्तेमाल किया, और पॉलिटिकल जो इंटरवेंशन हुए हैं उसमें ये साबित होता है कि उन लोग देवर लॉट ऑफ लिसनिंग दैट वाज गोइंग ऑन बिटवीन व्हाट क्या इज ये एक हैपनिंग। मॉडल स्ट्रेटजी के तौर पे तो भी उन्होंने देख सकते ये हैं इसको? इसको उसी तरीके से प्रेजेंट करा जा रहा है कि एक मॉडल तहत है और इसको रेप्लिकेट करा जा सकता है। तो जहाँ पे कोई उनको रूस को समस्या नज़र आएगी या उनका लगेगा कि उनका जो सामरिक इंटरेस्ट है कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, तो फौजों को, जैसे पाशा साहब ने कहा, उनको फिर भेज सकते हैं 3-4 घंटे के उसमें। उन्होंने ये भी दिखाया कि अगर उनको मिसाइल कैस्पियन सी से भेजनी है तो 1,500 किलोमीटर से उन्होंने क्रूज़ मिसाइल भी भेजी है, जो कि वेस्टर्न या पश्चिमी देशों को काफ़ी अचंभित करी। उन्होंने पनडुब्बी से मिसाइल भेजी। उन्होंने हर तरीके से अपना जो असला, जो अपनी कैपेबिलिटी है, दिखाई कि देखिए हमारे पास ये सामर्थ्य है, हम ये सब करने में सक्षम हैं और हम ये कर सकते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने अपने को रीस्टैब्लिश करा है। और इस समय अगर पश्चिमी देश उनकी बात को वजन दे रहे हैं, उनका जो काम है पिछले 6 महीने में उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, तो उसकी वजह दिखाई पड़ रही है। चलो बेचारे, ऐसे में आपका तजुर्बा काम आ सकता है। क्या वाकई ये जिसे मॉडल माना जा रहा है कि मॉडल स्ट्रेटजी है, फिलहाल 6 महीने के अंदर इतना बड़ा कमाल दिखा देना, जहां लग रहा था कि शायद सीरिया कहीं नहीं जा पा रहा है, क्या ये इराक तक में भी इसको लागू किया जा सकता है या आसपास के और डिस्टर्ब जो एरियाज हैं, क्या आपको लगता है इस तरह की कोई चीज़ हो सकती है? बिल्कुल, ये देखिए राशंस का मॉड्यूल होता है, ये क्विक रिएक्शन टीम का।
ये पहले ऑफ कोर्स शुरू किया था यूएसए ने, जैसे वो डेजर्ट स्टॉर्म में वो बेसिकली इट वाज एन एयर वॉरफेयर उन्होंने, तो उसका बाद से रशियंस को ये स्पेशली सुखोई 34 बेस्ड ऐसा थोड़ा मॉड्यूल बनाया गया, इसको जिधर मर्जी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो संजय कपूर जी ने बताया, रशियंस का हालत ऐसा हो गया था, क्रेडिबिलिटी ऐसा नीचे चला गया था। नहीं, उस पे मैं After आऊंगी, मैं थोड़ा सा Ukraine, रणनीति पे जाना चाहती हूँ, क्योंकि इराक की अभी जो हालत है पूरी दुनिया इसको लेकर चिंतित है, और जो टेरेन है वो भी बहुत अलग नहीं है, बल्कि सरहदें मिली हुई हैं, खासकर इस्लामिक स्टेट दुश्मन भी अलग नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि अमेरिका रूस नज़दीक आ सकते हैं क्या, राजनीतिक तौर पर या रणनीतिक तौर पर अगर हम देखें स्ट्रेटेजिकली, क्या आपको लगता है इस तरह के मॉडल को रेप्लिकेट किया जा सकता है इराक में? रेप्लिकेट तो कर सकते हैं, लेकिन ये अमेरिका रूस अलग ओके, कोई एक फोर्स करेगा। ये रशियंस कर सकते हैं कि अमेरिकन का करना मुश्किल है कि अमेरिकन कर सकते हैं, दोनों मिल के एक ISIS आए, इराक आए, उसी लिए जाकर ख़त्म कर दो, ये होना बहुत मुश्किल। प्रोफेसर पाशा कुछ कह रहे हैं? बहुत मुश्किल ये है। इसमें एक्चुअली डिवीजन ऑफ लेबर हुआ है, और जब अब्बादी साहब जो वजीर आजम हैं इराक के, उन्होंने कहा कि हम रूस को भी बुलाएंगे, बिल्कुल, अभी ये बात हुई है। हाँ, बिल्कुल। तो अमेरिका ने साफ अल्फाजों में कहा कि हम किसी भी हालत में रूस को मदाखलत करने नहीं देंगे, ये हो नहीं सकता। और इराक जो है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस अमेरिका का बना रहने के लिए हर मुमकिन कोशिश लेकिन कर रहा 13 साल हो गए हैं और अमेरिका में भी ओपिनियन इसके खिलाफ जा रहा है, जहां इराक में जो कुछ हो रहा है। जैसा रूस ने अपना असर और रसूख शाम में बढ़ाया है, वैसा अमेरिका भी नहीं इराक चाहेगा। में करना चाहता है, जो कि वहाँ की हुकूमत जो ईरान से ताल्लुकात बढ़ा रही है वो नहीं चाहती है। तो बस एक छोटी सी चीज़ जोड़ना चाहता था कि मोसुल को लिबरेट करने के लिए या उसको आज़ाद करने के लिए इराकी सरकार ने रूस से बात कर रखी है, पर अमेरिका उनको आने की ये बिल्कुल पिछले हफ्ते का परमिशन नहीं डेवलपमेंट दे है, जब उन्होंने ये कहा कि पुरानी आप आइए। पिछली हाँ। 1 महीने से बात चल रही है। उन्होंने कहा कि रूस ने जो तकनीक और जो पूरी स्ट्रैटेजी दिखाई है उसको वहाँ पे इस्तेमाल करके करा जाए, और वो उसका प्रचार भी करें, जिससे कि वो लोग वैसे ही डर के मारे छोड़ के चले जाएं। एम्बेसडर परंतु इशरत अलाउ अजीज, ये नहीं बताइए कि फिलहाल ये पूरा डेवलपमेंट है, आप सीरिया के पक्ष में इसे किस तरह से देखते हैं? ये भी कहा जाता है कि बशर अल असद जो है, सिर्फ उनकी एक कोशिश ये है कि उनकी सत्ता बनी रहे, बाकी सीरिया का क्या होता है कोई लेना देना नहीं है। क्या वाकई आप इस बात से सहमत हैं? और दूसरी बात यह है कि ये भी बार बार एक्सपर्ट का कहना है, हालांकि वेस्टर्न एक्सपर्ट्स ही हैं, कि उनका इस जंग को ख़त्म करने में भी कोई दिलचस्पी नहीं है, और इसके अलावा शांति प्रक्रिया में भी कहीं ना कहीं सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय दबाव के तहत वो आगे आते हैं। देखिए, ऐसा है, जितनी रजीम्स होती हैं वो अपने को परपिचुएट करना चाहती हैं, तो इसमें बशार अल असद की जो रजीम है वो भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। मगर बशार अल असद को ये भी मालूम है कि बिना एक्सटर्नल सपोर्ट के वो अपने को परपिचुएट नहीं कर पाएंगे। जो सबसे बड़ा अचीवमेंट हुआ है रूस का, वो ये कि जो ये मालूम होता था कि बशार अल असद की रजीम का ओवरथ्रो हो जाएगा या उनको हटा दिया जाएगा, वो रूस के इंटरवेंशन से उसकी पॉसिबिलिटी फ़िलहाल ख़त्म हो गई है। और दूसरी चीज़ यह है कि जो भी एग्रीमेंट होगा वो उसमें जब तक कि एक हर तरफ से नेगोशिएटेड और एग्रीड एग्रीमेंट नहीं होगा, तब तक वहाँ का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो सकता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बशार अल असद का फ्यूचर क्या हो, ये तो वहाँ के लोगों को डिसाइड करना होगा। ऐसा तो नहीं है कि इसे फोर्सफुली बलपूर्वक ना बदल कर बात हो रही है कि आप चुनाव के जरिए बदल दीजिए? क्या ये एक सहमति हुई है अंदरूनी कि अब बशर अल असद जा सकते हैं, उनकी पार्टी को भी जगह ना मिले? अगर चुनाव के जरिए होती है तो मैं समझता हूँ किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए, और ये जो है चुनाव के जरिए यही एक सोल्यूशन है कि चुनाव में कौन जीतता है, इससे ही प्रॉब्लम को सॉल्व हो सकता है। ये करना आसान नहीं है, कोई वहाँ पे जो हालात हैं उनको देखते हुए ये कोई आसान चीज़ नहीं है। मगर असली हल जो है वो यही है कि इलेक्टोरेट, वहाँ के लोग डिसाइड करें कि उनको कैसी रजीम चाहिए, किसकी रजीम चाहिए। और मैंने जैसे अर्ज़ किया, इसको करना आसान नहीं है, मगर हल वही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। तो साफ तौर पर अगर देखा जाए तो फिलहाल 6 महीने पहले के अगर हालात देखें और अब के, तो शायद रूस के जो इंटरवेंशन है उससे कहीं ना कहीं हालात पहले से बेहतर नजर आ रहे हैं, और माना जा रहा है कि पूरा अंतर्राष्ट्रीय जो आसमान है उस पर रूस की हैसियत पहले से बेहतर हुई है, सीरिया भी बेहतर हुआ है। आगे ये देखना होगा कि जो शांति प्रक्रिया चल रही है आखिर वो किस तरह से आगे बढ़ती है। इसी के साथ इतना ही, नमस्कार।